भारतीय जनता पार्टी क्रमांक 1 वर राहील आणि महायुती ही महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासात आतापर्यंत कधी आम्ही नंबर गाठला नाही, तो नंबर आमची महायुती गाठेल असा मला विश्वास आहे। नाही, मला असं वाटतं की नाना पटोलेजींना भीती वाटत आहे की काँग्रेस पक्षामध्ये सुद्धा जी सध्या मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, सरकार गेल्याची आणि पुन्हा सरकारमध्ये येणार नाही ही चाहूल काँग्रेस पार्टीला लागली आहे आणि त्यामुळं अस्वस्थ जे त्या ठिकाणी त्यांचा एक मोठा ग्रुप आहे तो सुद्धा पुढच्या काळामध्ये काही वेगळा विचार करू शकेल का किंवा वेगळा विचार करू शकतील का याकरता त्याला भीती वाटत आहे आणि म्हणून नाना पटोले आपल्या आमदारांना आणि आपल्या संघटनेला थोडं धैर्य देण्याकरता असे वक्तव्य करत असतात। त्यांनाही माहिती आहे जर 206 प्लसच्या वर आता जर महायुती गेली आहे 288 पैकी तर उद्या आमचे आमदार अस्वस्थ होतील, आमची संघटना अस्वस्थ होईल आणि आमच्याकडनं काही भाजपमध्ये पक्षप्रवेश होतील अशी भीती नाना पटोलेला वाटत आहे। 260 मध्ये 152 प्लसचा नारा आता भाजपने दिल्याचे बॅनर प्रशिक्षण वर्गात पाहायला मिळाले। एकंदरीत काँग्रेसमधून किती गट येऊ शकतो आणि 152 हे भाजप एकटा कशा प्रकारे टार्गेट साध्य करू शकतो? 288 विधानसभा पैकी आमचं वरिष्ठ आणि राज्याचं नेतृत्व जे काही सीट वाटप करेल ते सोडून आमच्याकडे जे काही सीट वाटप येईल, ज्या काही विधानसभेच्या आमच्या कोट्यामध्ये येतील त्यामध्ये आम्ही 80% विधानसभा जिंकण्याचा संकल्प या ठिकाणी केला आहे, म्हणून 152 प्लस म्हटलं आहे। आम्हाला जे काही विधानसभा मिळेल त्यापैकी 80%चं आमचं अचिव्हमेंट राहील, आमचं टार्गेट राहील। 80% विधानसभा जिंकण्याचा आम्ही या ठिकाणी संकल्प केला आहे। त्यामुळे 152 भाजप आणि शिंदेजी अजितदादा पकडून 200 प्लसच्या वर असं आम्ही या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्राचं गणित आम्ही आखलेलं आहे आणि मला 100% विश्वास आहे अजितदादा एकनाथ शिंदेजी त्यांच्यासोबत आलेले आणि आमचे असलेले असे म्हणून आम्ही आमचं टार्गेट अचीव्ह करू। साहेब, तुम्ही जो टार्गेट ठेवलेला आहे याचा अर्थ असा की मधल्या काळात तुम्ही एक वक्तव्य केलं होतं की 200 जागा भाजप लढणार आहे, 152 जर टार्गेट आहे तर निश्चितपणे 200 जागा तुम्ही लढाल तेव्हाच 152 पर्यंत पोहोचाल, तर फक्त 88 जागा तुमच्या पार्टनर्सना मिळतील। आमच्या टार्गेटेड जे रेट आहे, टार्गेट रेट आम्ही जे ठरवलं आहे त्याच्या 80 ते 85% जागा आम्ही जिंकू शकतो अशाच जागा आमच्याकडे आम्ही मागणार आहोत आणि राष्ट्रवादीकडे ज्या जागा आहेत किंवा शिवसेनेकडे जागा आहेत त्या जागा आणि आमच्या जागा, पण आमचे जे त्या ठिकाणी जो स्ट्राईक रेट आहे तो स्ट्राईक रेट हा प्रचंड मोठा राहणार आहे। आमचे 106 आमदार आमच्याकडे आहे, 10 जवळपास अपक्ष आमच्याकडे आहेत आणि सोबतच आमचं जे मागच्या वेळी 2014 मध्ये बघा आणि 2019 मध्ये बघा देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये जे स्ट्राईक रेट होता तो स्ट्राईक रेट फार मोठा आहे आणि यावेळी ज्या पद्धतीने सरकार काम करत आहे 2024च्या मोदीजींचा जो येणारा विजय आहे तो विजय 350च्या प्लसचा असणार आहे, महाराष्ट्रात 45 प्लस असणार आहे। जेव्हा लोकसभा संपेल 350 प्लस देशामध्ये होतील, महाराष्ट्रामध्ये 45 प्लस होतील, तेव्हा ऑटोमॅटिक तुम्हाला भाजपाचा स्ट्राईक रेट हा 152 प्लस झालेला असेल आणि एकनाथजी आणि माननीय अजितदादा यांच्या जागा पकडून हा 200 प्लस झालेला असेल। असंच बावनकुळे साहेब 2014 मध्ये शिवसेनेच्या वतीने 151 प्लसचं टार्गेट ठेवण्यात आलं होतं, तेव्हा सीट शेअरिंगच्या याच्यावर तुमची युती तुटली होती। आता तुमच्याकडनं 152चं टार्गेट याचा संकेत काय मानायचं? संकेत क्लिअर आहे, भाजपा, शिवसेना, अजितदादा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आमचा एनडीएची युती पक्की आहे, एनडीएचे जागा वाटप पक्के आहेत, कोणालाही कोणतीही कॉन्ट्रोवर्सी होणार नाही, कोणालाही कोणत्याही सीटवर परिणाम होणार नाही। हे सर्व करून
152 भाजपा आणि बाकी इतर ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे होणारच आहे। त्यामुळं शिवसेना किंवा अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर किंवा आमच्या एनडीए पक्षाच्या कुठल्याही सीटवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असंच नियोजन आम्ही केलं आहे। मध्ये पंकजा मुंडे दिसत नाहीये, काय नेमकं कारण सातत्याने वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या ठिकाणी देवेंद्रजी किंवा तुम्ही असता त्यावेळी या दिसत नाही, त्यांच्या नाराजीची चर्चा घडते। आता पंकजा मुंडे सुट्टीची गोष्ट केली, प्रीतम मुंडेंचं स्पष्टीकरण अद्याप आलेलं नाहीये। नाही, मला वाटतं की आज त्यांनी मी स्वतः काल पंकजाताईशी बोललो, स्वतः प्रीतमताईशी बोललो। आज त्यांनी त्यांच्या जी लहान बहीण आहे, ॲडव्होकेट आहे, त्यांच्या पायाला एक 3-4 बोटांना त्या ठिकाणी बार लागला। त्यांना काल बँडेजही मोठ्या प्रमाणात झालं, त्यांचा थोडा त्रास आहे। काल माझं बोलणं झालं, त्यांनी सांगितलं की आजच्या बैठकीला येऊ शकणार नाही, पुढच्या बैठकीला। आणि त्यांनी महाविजय 2024चं ऑलरेडी काम चालू केलं। मोदी ॲट 9चं काम आमच्या बीड लोकसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालं, त्या सतत काम करतात आहे। शेवटी एखाद्या बैठकीला हजर नाही म्हणून त्यांचे काही व्यक्तिगत प्रश्न राहू शकतात। मी स्वतः बघितलं की त्यांच्या जे ॲडव्होकेट बहीण आहेत त्यांच्या पायाला 3 बोटाला हे मोठ्या प्रमाणात फ्रॅक्चर आले आहेत, त्यामुळं त्या झाल्या नाहीये। प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कशा प्रकारे आव्हानाकडे बघताय, कारण महाविजयमध्ये एवढ्या मोठ्या जागांचं टार्गेट ठेवलेलं आहे, विशेषतः लोकसभा विधानसभेमध्ये आव्हान कसं पेलणार आहात, नेमकी स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे प्रशिक्षण? आमच्या प्रशिक्षण वर्गामध्ये प्रत्येक बूथवर आमचा जो बूथ प्रमुख आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आमचा आहे। प्रत्येक बूथवर 100 मताचं राजकारण आम्ही करणार आहोत। प्रत्येक समाजाला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक सर्व विषयामधनं प्रत्येक समाजापर्यंत आम्ही जाणार आहोत। या महाराष्ट्रातल्या 18 पगड जाती, 12 बलुतेदार सर्व समाजांना आम्ही सोबत घेणार आहोत। केंद्र आणि राज्य सरकारचे विकास कामं आम्ही पोहोचवणार आहोत। मी दाव्याने सांगतो, मोदी ॲट 9चं जेव्हा पत्र घेऊन आम्ही घरोघरी जातो तेव्हा जेव्हा लोकांना असं म्हणतो आम्ही की 90-90-90 मोदीजीचे 9 वर्ष आणि 2024-2024 हा जेव्हा क्रमांक सांगतो समजावून, लोक म्हणजे मी तर आश्चर्य करतो की काँग्रेस पार्टीच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचाराच्या घरी मी गेलो तेव्हा त्यांनी सुद्धा मोदीजीचा 90-90-90-2024 डायल केला। त्यांनी सांगितलं की आम्ही मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये या भारताला 2047चा जगातला सर्वोत्तम भारत हा बघतोय, मोदीजीच करू शकतात। मोदीजीचं नेतृत्व आम्ही बाहेर करू शकत नाही। 2024 मध्ये मोदीजींकरता आम्ही एकत्र आल्याशिवाय राहणार नाही। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विचाराचा मतदार, या राज्यातला मुस्लिम मतदार, या राज्यातला मागासवर्गीय मतदार, या राज्यातला आदिवासी मतदार हा मोदीजीवर 90-90-90 2024चं समर्थन करत आहे। आणि मला विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने आम्हाला समर्थन मिळत आहे, एका विधानसभेत 60,000 घरी आम्ही जातो आहे, एका लोकसभेमध्ये 3.5 लाख घरी आम्ही जातो आहे। मला असं वाटतं यातनं आम्ही मॅन टू मॅन आणि हार्ट टू हार्ट जे बोलतो आहे, मॅन टू मॅन हार्ट टू हार्ट जे रिलेशनशिप आम्ही त्या ठिकाणी मतदारासोबत डेव्हलप करतो आहे, पारिवारिक संबंध निर्माण करतो आहे। मोदींच्या 9 वर्षाच्या नेतृत्वाचे कामं त्यांना जेव्हा डोळ्याखाली जात आहे तेव्हा ते पटापट मोबाईलचं बटन दाबताय। याच्यावरनं मला वाटतं की आम्ही संघटना, सत्ता आणि संघटना यांचा समन्वय आणि आमच्या 560 लोक पदाधिकाऱ्याची, नेत्याची जी टीम या ठिकाणी बसली आहे, या टीमच्या माध्यमातून आम्ही हा संकल्प पूर्ण करू। दुसरा विस्तारची चर्चा आहे, मात्र एकीकडे तुमचं महाविजयासाठी एक शिबिर आहे, पण दुसरीकडे विस्ताराचा प्रश्न निकाली लागलेला नाहीये, विस्तार पण नाहीये आणि खाते वाटप अद्याप झालेला नाही। याबद्दलचं योग्य उत्तर एकनाथ शिंदे देऊ शकतील। जो अधिकार मला प्राप्त नाही त्या विषयावर मी काही बोलणं योग्य नाही। आजची जी बैठक आहे ही महाविजय 2024ची आहे आणि या बैठकीतनं मी दाव्याने सांगेल, जेव्हा लोकसभा विधानसभेचे निकाल येतील तेव्हा तुम्ही नक्की या संकल्पाची प्रेस घेतलेली दिसेल। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजीत दादा का जो अभी राष्ट्रवादी का महायुति का हमारा जो अलायंस बना हुआ है, एनडीए बना हुआ है, एनडीए के सारी सीट को सुरक्षित करके हमारा स्ट्राइक रेट हम 80 से 90% तक लेके जाएंगे। हमको जो जगह मिल रही है, जो मिलेगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ठहराएंगे। उसके बाद जो हमें जगह मिलेगी 80 से 90% स्ट्राइक रेट की बात हम कर रहे हैं, उसका प्लानिंग आज हो रहा है इस वर्ग में। और मुझे विश्वास है मोदी जी ने 9 साल में किए हुए विकास कार्य, देवेंद्र जी, एकनाथ जी के सरकार में, अजीत दादा की अभी सरकार में जो महाराष्ट्र के विकास का संकल्प, और हमारा संगठन निश्चित रूप से यह टारगेट अचीव करेगा। हमारा स्ट्राइक रेट हम बढ़ा रहे हैं। हम एक विधानसभा में 60,000 घर में जाना चाहते हैं, हम लोकसभा में 3.5 लाख घर जा रहे हैं और हार्ट टू हार्ट और मैन टू मैन जनता से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्ट्राइक रेट निश्चित रूप से हमें 152 करेगा और लोकसभा में 45 प्लस करेगा। आप जब ये कहते हैं कि 152 प्लस की जब आप बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुमत की सरकार लाना चाहते हैं बीजेपी की। तो ऐसे में आप एनसीपी यानी कि अजित पवार जो आपके साथ हैं, जो एकनाथ शिंदे साथ हैं, उनको आप कितनी सीट देंगे और वो आपके साथ सत्ता में कैसे सहभागी? देखिए, मैंने कहा कि एनडीए के सीट का बंटवारा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सीटें आएगी वो सीटों का स्ट्राइक रेट हम 560 कार्यकर्ताओं को जो हमने यहाँ पे बुलाया है, हमें जो सीट मिलेगी वो सीट का 80 से 90% का स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा। और ये हमारा काम है पार्टी का, संगठन का, जो भी हमें मिलती है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, स्ट्राइक रेट बढ़ाना। एनसीपी का काम एनसीपी करेंगी, महायुति तीनों के लिए काम करेगी। 1 लाख बूथ पे आप हमने मैसेज दिया आज के महाविजय 2024 में 1 लाख बूथ पे मैसेज दे रहे कि हमारा जो एनडीए बना है महाराष्ट्र में, तो ये बूथ लेवल का भी समन्वय तीनों पार्टी का बूथ लेवल पे भी होना चाहिए, इसलिए भी ये वर्ग का आयोजन किया है। बीजेपी 152 जब कहती तो वो अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। वो तो हर पार्टी चाहती है कि हमारे बहुमत की सरकार बने, लेकिन जो हमारा केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ठहराता है, अब हमारी सीटें वहां भी ज्यादा आई थी बिहार में, तो हमारा सीटें ज्यादा बढ़ा रहे हमारा काम है, हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ा रहा काम है, हर बूथ पर 100 कार्यकर्ता बढ़ा रहा काम है। हमारी पार्टी केवल अकेला चुनाव लड़ती नहीं है, नगर पालिका लड़ती है, जिला परिषद लड़ती है, पंचायत लड़ती है, पार्लियामेंट से पंचायत हम चुनाव लड़ते हैं। तो 288 विधानसभा में हमारी पार्टी काम करेगी, लेकिन जहाँ सीट शेयरिंग होगी उसके लिए मैंने पिछले बार भी कहा, एकनाथ शिंदे जी की सीट जहाँ पे है बीजेपी अपने सीट से ज्यादा जोर वहां लगाएगी, अजीत पवार की सीट जहाँ पर है उनके लिए भी उतना ही जोर लगाएगी, और जहाँ बीजेपी लड़ रही है वहाँ वो दोनों पार्टियां जोर लगाएगी। इसका मतलब कांग्रेस और बची कुची किंचित सेना रही हुई हमारे राष्ट्रवादी की आधी जो भी बची है उनको शून्य करना ये हमारा काम है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे जिस प्रकार से ये आयोजन है महाविजय 2024 का, हमने राष्ट्रवादी के लिए भी प्लान किया है, हमने शिवसेना के लिए भी प्लान किया है, और हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्लान किया है। कांग्रेस के लिए भी कोई प्लान है क्या? कांग्रेस के लिए भी कोई प्लान है क्या? अनकंफर्टेबल लग रहे हैं एमएलए? हाँ, नाना पटोले जी अनकंफर्टेबल हो गए हैं, उनको अस्वस्थता दिख रही है, उनको डर लग रहा है, फियर लग रहा है कि जब 206 के प्लस अलायंस हो चुका है, एनडीए 206 के प्लस जा चुका है, तो इसमें उनके विधायकों को ये मैसेज गया है, उनके पार्टी को ये मैसेज गया है कि आने वाले 2024 और 2029 तक कोई शून्य शक्यता उनको दिखती है, उनके पार्टी सरकार में आएगी। इसलिए उनके विधायक नाना पटोले जी संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, संभाल पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा दुपट्टा तैयार है, हम किसी के पास जाएंगे नहीं, हम किसको बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास आएंगे तो कमल का दुपट्टा निश्चित डालेंगे। पहला नंबर अशोक चौहान उनके साथ होने वाले कुछ विधायकों का नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन आएगा, लेकिन ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा जो भी आएगा उसके इसमें हम लोग उसका प्रवेश करेंगे। मैं सभी जो बचे हुए विधायक है, बचे हुए वहाँ की जो एमयूए की आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी में जो बच्चे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का
कमल के निशान का ये जो आपको दुपट्टा दिख रहा है, ये हम उसके लिए तैयार करके रख चुके हैं। अब उन्होंने नहीं संभाला तो ठीक है, उनको मेरी शुभेच्छा है। नहीं संभाला तो हम तैयार है। हमारे पास आने के बाद हम नहीं बोलेंगे, हम तो आप आने के लिए बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमें जितने कार्यकर्ता बढ़ेंगे, जितने नेता बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे पास स्पेस भी है, जितने भी आएंगे उन सबको हम हमारे पार्टी में ले सकते हैं। हमारे लिए कोई वहाँ पे किसी के लिए ना नहीं है। तर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची समन्वयासाठी एकत्रित बैठक होणार आहे का? होय, समन्वय समिती गठीत झाली आहे। राष्ट्रवादीकडनं 4, भाजपकडनं 4 आणि सेनेकडनं 4, 12 ची टीम घोषित झाली आहे। प्रसाद लाड हे या तीनही या बैठकीचे समन्वयक राहणार आहेत। या समन्वय समितीच्या माध्यमातून सरकारमधलं जे काही शेअरिंग आहे ते शेअरिंग करण्याकरता आमचे नेते जे काही ठरवतील, पण एक समन्वय तीनही पक्षात राहिला पाहिजे, संघटनेमध्ये समन्वय राहिला पाहिजे, 1 लक्ष बूथपर्यंत समन्वय झाला पाहिजे। याकरता 12 लोकांची समिती तयार झाली आहे। तर आपण जेव्हा म्हणतात की समाजकारणसाठी सत्तेत आहात, ऐकण्यात शिंदे असं म्हणतात आणि पोर्टफोलिओसाठी पुढे मागे तर कुठे ना कुठे निवडून जातात असं दिसतंय। नाही, मला वाटत नाही। जेव्हा अलायन्सचं सरकार येतं तेव्हा काही मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप झाले आहेत। आमचे काही खाते कमी होणार, एकनाथ शिंदेकडून काही कमी होणार, असं म्हणून जेव्हा वाटप होतं तेव्हा थोडा वेळ लागतो। कालच मला वाटतं प्रफुल्ल पटेलजी यांनी सांगितलं आहे, आमच्याही नेत्यांनी सांगितलं, खाते वाटप वगैरे ह्या क्षुल्लक गोष्टी आहे। आमचा टार्गेट आहे 2024 पुढच्या काळामध्ये एनडीएच्या समोर सर्व जे राहिलेलं एमव्हीए आहे हे एमव्हीए किती कमी करता येईल, आमचा हा प्लान आहे। महाविजय 2024 असाच प्लान आहे। अजित दादा, एकनाथ शिंदे यांना मदत करणे, त्यांची मदत आम्ही घेणे आणि पुन्हा 15 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये अलायन्सचं सरकार असणे, एनडीएचं सरकार असणे, हाच यातला या बैठकीचा उद्देश आहे। हिंदी में सवाल ये है कि जिस तरीके से कल बैठक हुई, अजीत दादा प्रफुल्ल पटेल गए थे, बातचीत हुई है, क्यों वक्त लग रहा है पोर्टफोलियो के लिए नंबर 1, और विस्तार जब तक न हो तब तक पोर्टफोलियो न दिया जाए, इसको लेकर एकनाथ शिंदे आड़े बैठे हैं, इसकी खबरें आ रही हैं, क्या सच्चाई है, वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे नेता बैठे हुए महाराष्ट्र में, और ये सब नेता मिलकर डिसाइड करेंगे। जहां तक संगठन की बात है तो संगठन में एकनाथ जी शिंदे, अजीत दादा को जिस प्रकार से अलायंस ने हेल्प करनी चाहिए और भाजपा को अलायंस की हेल्प मिलनी चाहिए। 1 लाख बूथ तक हमारा समन्वय होना चाहिए। केवल ऊपर समन्वय होने से नहीं होगा, एनडीए ऐसी नहीं चलेगी। एनडीए चलेगी तो बूथ लेवल पर 1 लाख बूथ पे भी अजीत दादा, एकनाथ जी और हमारी भाजपा ये साथ में काम करनी चाहिए। इसके लिए यह पहल है 2024 का महाविजय। हम संगठन के माध्यम से सत्ता और संगठन का दोनों ज्वाइन करके समाज के आखिरी आदमी तक जाकर हम एनडीए को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए यह बैठक हो रही है। रह गई बात सरकार के लेवल का मंत्रिमंडल विस्तार, वहाँ के पोर्टफोलियो का जो आवंटन है, इसको हमारे नेता डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कहीं तो मैसेज जा रहा है लोगों में कि 12 दिन हो गए, पोर्टफोलियो नहीं हो रहा, विस्तार नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अनबन है, कहीं ना कहीं टेंशन है, इसकी वजह से सारी चीजें डिले हो। जिस दिन पोर्टफोलियो मिल जाएगी उस दिन चर्चा भी बंद हो जाएगी। लेकिन डिले हो रहा है ना सर? डिले हो रहा है तो सरकार का काम थोड़ी रुका है। पोर्टफोलियो किसी ना किसी के पास तो है, कोई ना कोई मंत्री तो पोर्टफोलियो लेके चल रहा है। सरकार रुकी नहीं है, सरकार काम कर रही है, अधिवेशन भी आ रहा है, लेकिन कोई पोर्टफोलियो से कोई अड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से सरकार मजबूत है और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अच्छी सरकार बनी है। मैं कहता हूं कि अलग अलग विजन के, अलग अलग विचारों के लोग जब एक साथ आते हैं तो अलग अलग विचारों से जो सरकार बनती है उससे विजन स्पष्ट होता है और महाराष्ट्र की जनता को फायदा होता है। जब 3-4 बड़े नेता अलग अलग विजन से लेके महाराष्ट्र को एक विजन बनाते हैं तो इसका फायदा जनता को होता है। अजीत दादा, एकनाथ जी, देवेंद्र जी, तीनों की बुद्धिमत्ता को विषय अगर अपन ने बात की तो तीनों जब बैठते हैं तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को पूरा तरह से कैसा संभाला जाए, 13 करोड़ जनता को कैसा सपोर्ट किया जाए, 13 करोड़ जनता की समस्याएं क्या है,
13 करोड़ जनता तक सरकार कैसी पहुंचे। अच्छा है ऐसी सरकार बनना। ये सरकार बनने से जनता का प्रश्न सवाल होते हैं, जनता के बीच में सरकार जाती है। और अभी तो ये महाराष्ट्र के इतिहास में 3 कद्दावर नेता जो महाराष्ट्र को विकास का विजन रखते हैं, संगठन का भी विजन रखते हैं, जनता का भी विचार करते हैं, ऐसे 3 लोग एक आने के बाद ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। आगे चल के ये सरकार का जो ऑडिट अगर करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता महाविजय 2024 में एनडीए को बहुत ज्यादा वहां पर बहुमत देगी, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल कि आप समन्वय समिति बना रहे हैं, सब तीनों बन गई है। बन गई है, कौन कौन होंगे उसकी रूपरेखा क्या है? इससे जोड़कर सवाल ये, जिस तरीके से अदिति तटकरे को लेके गोगावले नाराज हो जाते हैं या और जगहों पे अनबन दिखती है, क्या ऐसे मुद्दों को ये समिति सॉल्व कर पाएगी? मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटे मोटे चीजें, छोटी मोटी बातें, एक परिवार जहाँ है, 4 भाई एक घर में है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। हम सबका महाविजय का महाविजन क्या है कि महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए। कौन पालक मंत्री कहाँ बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये हमारे सामने टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि हमारे सत्ता ये एक चाबी है डेवलपमेंट की। ये चाबी से ये महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए। और कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इससे ज्यादा महाराष्ट्र का कैसा भला हो, महाराष्ट्र की जनता को कैसी सरकार पहुंचे, महाराष्ट्र की जनता में कैसा विकास हो, यही एजेंडा है हमारा। पंकजा मुंडे भी न पहुंचे, प्रीतम मुंडे भी ना आए, ऐसी क्या नाराजगी? पंकजा ताई, प्रीतम जी, मैं दोनों से बात कर चुका हूँ। मैं कल भी बात कर चुका हूँ, 8 दिन पहले भी बात कर चुका हूँ। मुझे आपको बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी छोटी जो दीदी है हमारी, उनके 3 उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ चुका है और चलने के लिए दिक्कत हो चुकी है। संभालने वाली माननीय प्रीतम ताई और माननीय पंकजा ताई भी है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये बैठक में मैं नहीं भी हूँ तो भी उन्होंने महाविजय 2024 का पूरा और पिछले बार जो मोदी हाट 9 का सबसे अच्छा काम बीड़ जिला में किया, मुझे अभिमान है कि उन्होंने प्रीतम ताई और पंकजा ताई ने पूरी ताकत से महाविजय 2024 का भी प्लान बनाया और साथ में उन्होंने मोदी हाट 9 के कार्यक्रम जो किए, ये महाराष्ट्र में सबसे अच्छे कार्यक्रम किए।